हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए, लास्ट वीडियो जहां पे हमने फिनिश किया वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि दो स्फीयर्स अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होगा। सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, ठीक है। और यही से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन के आता है कि दो स्फीयर्स अगर एक दूसरे को, या मैं यूं बोलूं, आर्थोगोनल इंटरसेक्शन कब बोलते हैं, तो मतलब उन दोनों के बीच का अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उसी केस में हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों स्फीयर्स आर्थोगोनल हैं, या फिर दूसरे टर्म में बोलते हैं आर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ठीक, तो सबसे पहले तो ये समझना है आपको कि अगर दो स्फीयर्स दिए हुए हैं तो उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, पहले तो ये समझना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैंने ऐसे बनाने की कोशिश किया रफली। ये पहला वाला तो अच्छा बन गया स्फीयर, दूसरा वाला थोड़ा ठीक ठाक नहीं बन पा रहा है। चलिए मैंने बना दिया, अच्छे से कोशिश किया। चलिए ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे अगर ये दोनों जो स्फीयर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो पॉइंट्स ये होंगे। तो सबसे पहले याद रखिए कि जब दो स्फीयर्स इंटरसेक्ट करेंगे ना तो एक सर्कल पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए ये सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा। अब ऐसे तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि ये सर्कल है, बट आप इमेजिन करिए, मैंने आपको विजुअलाइज करवाया था। तो दो स्फीयर्स इंटरसेक्ट करते हैं तो अगेन वो सर्कल पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। एनीवेज, तो मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, मैं इसको लेता हूं। ये मान लीजिए मेरा जो पॉइंट है ऊपर मैं लिखूं, मान लीजिए ये P है, यही पॉइंट। ओहो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ये पूरा मैं इरेज किया था, मैं ध्यान नहीं दिया। चलिए फिर से फ्रेश मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो टेंशन नहीं ले। मान लीजिए पहला स्फीयर है और ये मैंने दूसरा वाला स्फीयर, थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए दूसरा वाला स्फीयर में, ये फॉर एग्जाम्पल। चलिए ऐसे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पे ये पॉइंट है जिसको मैं बोल रहा था P है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे भी है। मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं। तो जो डिफिनीशन है कि इन दोनों प्लेन्स के दोनों स्फीयर्स अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके बीच का जो एंगल होगा, तो डिफाइन कैसे करते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करिए दोनों में, और जो टेंजेंट प्लेन्स में जो एंगल बनेगा वही एंगल क्या होता है इन दोनों स्फीयर्स के बीच में। तो मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऐसे, ये मान लीजिए ये पहला वाला जो मतलब स्फीयर है रेड वाला, उसका ये टेंजेंट प्लेन है। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने ग्रीन वाले के लिए ले लिया ऐसे, ठीक है ना। ग्रीन वाले के लिए मैंने ये ले लिया, तो ये मान लीजिए टेंजेंट प्लेन है ग्रीन वाले के लिए। चलिए ये ग्रीन वाले के लिए टेंजेंट प्लेन हो गया, ठीक। कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो P है। तो मैं बोलूंगा कि इन दोनों स्फीयर्स के बीच का एंगल थीटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट प्लेन्स मैंने ड्रॉ किया उनके बीच का एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल जो है मेरा थीटा है, ऐसे, ठीक। अब फर्दर देखिए, हमने ये भी सीखा था कि अगर दो प्लेन्स देते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा ना वो एग्जैक्टली सेम होता है उनके नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होगा। यही हमने सीखा था फ्रेंड्स। तो चलिए यहां पे मान लीजिए मेरा पहला वाला जो स्फीयर है उसका सेंटर जो है C1 है। ये देखिए ये मेरा C1 है, क्लियर। और यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे इसकी रेडियस जो होगी वो, मैं देखिए ऐसे जो पॉइंट ऑफ ये यहाँ पे ले गया, थोड़ा अच्छा तो नहीं बना बट ठीक है। चलिए ऐसे ले जाना चाहिए था। चलिए इसको थोड़ा सा, ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। ये मान लीजिए रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ना, ऐसे देखिए, ठीक है। चलिए अच्छा बन गया। अब ये देखिए, तो हमने क्या देखा था कि अगर ये प्लेन इस स्फीयर पे टेंजेंट होगा तो उसकी कंडीशन क्या थी कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें और वो रेडियस के इक्वल होगा। तो अगर ये वाला C1P पहले वाले स्फीयर का रेडियस है जिसको मैं नाम देता हूं R1, ठीक है ना, तो ऑब्वियस ही बात है ये मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। तो दैट मींस इस रेड वाला प्लेन जो है उसका नॉर्मल क्या है C1P, जो कि रेडियस है इस पहले वाले स्फीयर का। उसी तरीके से सेकेंड वाला जो स्फीयर है
उसका सेंटर मान लीजिए ये C2 है और यहां से मैं ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा, ये R2 दूसरा वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस है। अब ये दूसरी वाली रेडियस क्या होगी, इस ग्रीन वाला जो प्लेन है ना उसका नॉर्मल, मतलब जो ये ग्रीन वाला स्फीयर है, ठीक है ना, उसका जो टेंजेंट प्लेन है उसका नॉर्मल है। अब ध्यान दीजिए इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल अगर ये थीटा था तो दैट मींस एग्जैक्टली वो क्या होगा, इन दोनों के नॉर्मल्स के बीच का, दैट मींस कि जो स्फीयर्स हैं उनके रेडियाई के बीच में जो एंगल होगा। तो अब अल्टीमेट क्या क्या आपने सीखा, जो डिफिनीशन है कि दो अगर स्फीयर्स इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में जो एंगल होगा एग्जैक्टली वो सेम होता है, या जो डिफाइन करते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों पे टेंजेंट प्लेन्स ड्रॉ करिए, उनके बीच का जो एंगल होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि दो प्लेन्स के बीच का एंगल उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल के इक्वल होता है, तो यहाँ पे अल्टीमेट दोनों स्फीयर्स के बीच का जो एंगल होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो उन दोनों के रेडियाई के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बनेगा कहां पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। क्लियर हो गया। चलिए तो ये डिफिनीशन क्लियर है, मैं इसको लिखता नहीं, ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिएगा। मैंने इतना आपको बताया तो नोट अगर आप बना रहे हैं तो नोट्स में आप लिख लीजिएगा कि दो अगर स्फीयर्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके एंगल ऑफ जो इंटरसेक्शन है वो डिफाइंड होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनेगा। और फर्दर आप लिख लीजिएगा कि यही इक्वल होगा दोनों के रेडियाई के बीच में एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब चलिए हम यहां से फार्मूला डिराइव करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अब मान लीजिए ये जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है C1 C2, इसका मैं नाम दे देता हूं कि ये जो है वो मेरा D है, मतलब दोनों के जो सेंटर्स का बीच C1 C2, यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ C1 C2 दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस D है। ठीक, तो बस अब ध्यान दीजिए ये मेरा ट्रायंगल बना, क्या बना, इन ट्रायंगल जो आपको बन रहा है ऐसे आप ले लीजिए PC1 C2 या C1 PC2 जो भी आपको लिखना है, ये ट्रायंगल मैंने ले लिया। हालांकि एंगल मुझे अगर P वाला कंसीडर करना है तो ये ज्यादा बेटर होगा, ट्रायंगल C1 PC2। यहाँ पे कोसाइन फार्मूला लगाइए, तो यहाँ कोसाइन फार्मूला क्या होता है ये देखिए, यहां से बनता है इस ट्रायंगल में कॉस्ट जो अगर ये जो एंगल जहां से मतलब जिन दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल होता है ना उन साइड्स के लेंथ का स्क्वायर, तो ये क्या है R1 है और ये मेरा क्या है R2। देखिए C1P R1 C2P R2, तो इनके स्क्वायर्स का सम, ठीक है, माइनस जो एंगल होता है ना उसके जो अपोजिट साइड होगी उसका लेंथ का स्क्वायर अपॉन टू एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं उनके लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस। और जहां पे कंफ्यूजन ना रहे D क्या है, दोनों के स्फीयर्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स ये मैंने फार्मूला डिराइव किया जो कि आपको रटना है, आप ये समझे, याद करना जो भी समझे। हालांकि मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली जाके बताया है तो यहाँ पे रटना नहीं, समझ लीजिए। हाँ, याद करने की बात है, ये समझ लीजिएगा कि कैसे हम डिराइव किए कोसाइन फार्मूला से। तो यहां से फाइनली आपका आंसर सामने आ गया, फार्मूला सामने आया कि दो स्फीयर्स अगर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो एग्जैक्टली वो जो एंगल बनेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा उन दोनों के रेडियाई के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट द पॉइंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मैंने पी लिया है। क्लियर। चलिए ये मेरा फार्मूला बन के सामने आया। अब देखिए कोई भी आपका MCQ हो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस हो, मैं कोशिश करूंगा एक आध दो एग्जांपल्स, पहले थ्योरी डिस्कस कर लें तो फिर मैं एग्जांपल्स न्यूमेरिकल करके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो पहले यहां पे समझिए, आपको दो स्फीयर्स देगा, बोलेगा ये इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके बीच का एंगल निकालो या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। करेंगे क्या, दोनों का सेंटर्स निकालिएगा, दोनों की रेडियाई निकाल लीजिएगा, R1 R2 और सेंटर C1 C2, उनके बीच का सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा जिसको हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस फार्मूले में रख दीजिएगा, जो वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर सामने आ जाएगा। फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए अब यहीं से फर्दर कॉन्सेप्ट, अब इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 लिख दीजिए, लेकिन यहां से मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है
कॉन्सेप्ट शुरू होता है क्या, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, जो कि भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन क्या होता है, और यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं फ्रेंड्स। वेरी शॉर्ट आंसर एमसीक्यूज इस टॉपिक से बनेंगे या बनते हैं। चलिए, अब ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन जस्ट मैं आपको स्टार्ट जब वीडियो कर रहा था तो बताया कि जब इनके बीच का एंगल थीटा हो, थीटा जो है ना, इनके बीच का एंगल या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, मतलब π/2 हो जाए। तो इस फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 दिस इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। अब देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, 0 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जो कंडीशन बनता है वो क्या बचेगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू d स्क्वायर, और यहाँ पे d है क्या, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको याद करना है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला आपको याद करना होता है। तो मेन तो ये है, बस इसको आप याद कर लेंगे, 90 मतलब यहां से सीधे सीधे ही आ गया। तो क्या बन रहा है कंडीशन, अगर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों के रेडियाई के स्क्वायर्स का सम दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर के इक्वल होता है। वही तो मैं बोल रहा हूं, C1 C2 स्क्वायर या d स्क्वायर। और वैसे भी अगर ये 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम भी तो लगता है फ्रेंड्स ना, आप याद किए होंगे, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से ये कंडीशन ये है जिसको आप याद करेंगे, ये ऑर्थोगोनल कंडीशन। समटाइम्स क्या होता है कि इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वहां से भी एक रिजल्ट बन के आता है जहां पे आपको रेडियाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे जो है इक्वेशन से आ जाता है। तो चलिए, एक तो ये मैंने बता दिया, तो एक तो ये फार्मूला हुआ, फर्दर स्टार करके मैं लगाता हूं। अगर स्फीयर्स का इक्वेशन दे दे और आप बोले आपसे कि ये ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका कंडीशन निकालो, तो यहां पे मैं लिखता हूं, इफ मैं स्फीयर्स को लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 दिस इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इक्वल टू 0। इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन, ठीक है। देन मैं क्या बोलना चाहता हूं, इस कंडीशन निकालना चाहता हूं। हालांकि यहां से भी हमने किया तो रेडियाई निकालना पड़ेगा और सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इससे हम बचना चाहते हैं तो केवल सेंटर्स आप निकाल लेंगे, वहां से भी उस पे बेस्ड कंडीशन है दूसरी कंडीशन। ये तो एक पहली कंडीशन है, इसको भी आप याद करें। दूसरा जो कंडीशन है मैं इसी से डिराइव करूंगा। तो चलिए, पहले का सेंटर क्या हो जाएगा, आप यहां से किए हुए हैं। फर्स्ट वाले का सेंटर क्या होगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। तो फर्स्ट वाले का सेंटर जो है C1, यहां से देखिए, अब फटाफट लिख लीजिए -u1 माइनस v1 और माइनस w1। और दूसरे वाले का सेंटर क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए ये इक्वेशन है, -u2 माइनस v2 और माइनस w2, माइनस होगा माइनस w2। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, ये ठीक। अब चलिए मैं उठा के यहीं पे रखूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे रखूंगा। तो यहां से देखिए मैं डिराइव तो करना चाहता हूं फार्मूला, लेकिन इसी में यूज करूंगा। तो r1 क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ है, इसका स्क्वायर मतलब un स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर और माइनस d1 स्क्वायर होगा। उसी तरीके से दूसरे वाले स्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में u2 स्क्वायर
प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर, ये होगा फ्रेंड्स। अब चलिए, अब मैं इन सब को उठा के, अच्छा सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस भी निकाल लीजिए, c1 c2, ये क्या होगा स्क्वायर रूट में। अब जैसे मान लीजिए ये लिया मैंने, तो माइनस u2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसे आप देख लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं u2 माइनस u1, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, फार्मूला जब लगाएंगे तो माइनस u2 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा u1, इसका होल स्क्वायर, माइनस बाहर ले लेंगे तो आपका आ जाएगा ना u2 माइनस u1, वही मैं लिख रहा हूं, दिस इसका होल स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, प्लस v2 माइनस v1 इसका होल स्क्वायर प्लस w2 माइनस w1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब मैं ये तीनों वैल्यूज उठा के 2 में रखूंगा, सो फ्रॉम 2 r1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा un स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर प्लस r2, तो r2 मेरा ये है u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर, प्लीज चेक। हा फ्रेंड्स, क्या मैं कर रहा हूं, क्या फार्मूला था रेडियस का, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d होता है फ्रेंड्स, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, भी ये माइनस d होता है ना, फार्मूला हमने किया था, सेंटर अगर u v w हो, माइनस u माइनस v माइनस w, तो रेडियस क्या था u स्क्वायर अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d था फ्रेंड्स। तो चलिए d1 d2 ये सही है, इधर आ गया, और दिस इज इक्वल टू, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कहाँ गया, ये था। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो सीधे सीधे u2 माइनस u1 होल स्क्वायर प्लस v2 माइनस v1 होल स्क्वायर प्लस w2 माइनस w1 होल स्क्वायर, ये आएगा। चलिए इधर तो कोई इशू नहीं, मैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूंगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा रहेगा, इसको तो इसको a प्लस बी का होल या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा u2 स्क्वायर प्लस, साफ साफ दिख नहीं रहा है, चलिए u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर माइनस 2 u1 u2, उसी तरीके से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 प्लस w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस 2 w1 इंटू w2, आ गया। अब देखिए ये सब के सब कैंसिल आउट होंगे, कौन कौन से कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखिए un स्क्वायर यहाँ से इधर जाके माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा, u2 स्क्वायर यहाँ से, सिमिलरली v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर ये इधर इससे, फिर w1 स्क्वायर w2 स्क्वायर देखिए यहाँ से ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, अब मैं आ रहा हूँ सीधा सीधा इधर से, देखिए माइनस d1 माइनस d2, बस ये बचे, और इधर से क्या बच रहा है, देखिए ये माइनस के साथ, देखिए माइनस 2 un u2 माइनस 2 v1 v2 माइनस 2 w1 d2 w2, माइनस बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाता है 2 u1 u2 प्लस 2 v1 v2 प्लस 2 w1 w2, ठीक है ना। माइनस यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, या मैं यूँ बोलूँ दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या कंडीशन बनेगा, दोनों साइड प्लस हो जाएगा, देखिए d1 प्लस d2 दिस इज इक्वल टू 2 u1 u2 प्लस 2 v1 v2 प्लस 2 w1 w2। यहां से जो कंडीशन बन रहा है, अब इसको बस इस वाले को इधर लिखिए, इसको इधर, बस मैं एक प्रॉपर जो बुक्स में लिखते हैं नहीं, 2 u1 u2 प्लस 2 v1 v2 प्लस 2 w1 w2 दिस इज इक्वल टू d1 प्लस d2, ये मेरा फार्मूला बन गया d1 प्लस d2। अब देखिए यही रटना है आपको, यही, ये दूसरा मतलब दो तरीके से आप ऑर्थोगोनलिटी चेक करते हैं, एक तो ये थोड़ा इजी होता है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको लगाएंगे तो रेडियस निकालेंगे दोनों का अलग अलग, फिर दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, लेकिन जब इसको लगाते हैं तो बड़ा आसानी से सेंटर्स बस निकाल लीजिए, बस देखिए सेंटर्स u1 u2
2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स v1 v2 2 टाइम्स w1 w2 दिस इज इक्वल टू d1 प्लस d2। तो इधर ये इक्वल टू इसके आ जाए तो ऑर्थोगोनल। तो ये तीसरा मेरा कंडीशन इक्वेशन हुआ। तो ध्यान दीजिए, यहां से हमने एंगल पे सब कुछ डिटेल में जाके डिस्कस किया, और यहाँ पे जो हमने डिराइव किया, पहली चीज कि दोनों के बीच दो स्फीयर से अगर इंटरसेक्ट करते हैं और एंगल थीटा है तो उसका फार्मूला क्या बनता है। यहीं से अगर मैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन डिराइव किया तो या तो ये कंडीशन लगाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, अगर रेडियस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया है या निकाल सकते हैं तो ये लगाइए, अदरवाइज जनरल इक्वेशन अगर इस तरह से दे दिया है तो आप सीधे सीधे जो है ये फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो ये था इंटरसेक्शन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, मेरे ख्याल से कहीं से कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, फिर भी डाउट है तो आप बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स करूंगा, एक दो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करवा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इसके बाद फिर हम मेरे ख्याल से फिर स्पीयर्स में खत्म करूंगा। यहाँ पे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जैसे रेडिकल एक्सिस, ये सब रेडिकल प्लेन्स वगैरह, पोलर प्लेन्स, ऐसे। तो ये सब कॉन्सेप्ट से थोड़े क्वेश्चंस कम बनते हैं। मैं अगर आपको आता होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आगे कर देंगे, अदरवाइज यहाँ से थोड़े कम क्वेश्चंस बनते हैं, बस यही तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे मैं न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पे कम से कम 2 एग्जांपल तो करवाऊंगा, इंटरसेक्शन और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन पे। ठीक है ना, जो क्वेश्चंस बने हैं मैं यूनिवर्सिटीज का क्वेश्चन उठाऊंगा और वहां से सॉल्व करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले ये फार्मूला, ये कंडीशन जो है ऑर्थोगोनल वाला, ये जो 2 कंडीशंस मैंने बताए, इनको जुबान पे होना चाहिए क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।